नहीं भूलना है। अजीब दास्तां है ये भाग 38। श्रुति की बातों पर तो किसी को भरोसा हो ही नहीं रहा था। ऐसा हाल देखकर पलक ने ही मुद्दे की बात कही। मम्मी जी, वो हम यानी कि घर के सब लोग चाहते हैं कि आप सब लोग घर पर यहाँ मामी जी के यहाँ ही ठहरे जब तक भैया और भाभी यूएस के लिए निकल नहीं जाते। वो होगा ऐसा कि आप लोग आजकल में निकल जाएंगे कानपुर के लिए और फिर एक हफ्ते बाद आप लोगों को फिर इनसे मिलने के लिए और विदा करने के लिए आना ही होगा। जाना आना करने से अच्छा है कि आप लोग यहीं रुक जाएं, तो सबको काफी खुशी होगी। पलक ने काफी सादगी से कहा। न जाने क्या च्यवनप्राश खाती है ननद मेरी, भगवान जाने। बोल तो ऐसे रही है जैसे मिश्री घोल रखी है मुंह में। ये लड़की मेरी जरूर लपेटेगी मेरे मायके वालों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में। इसकी बातें कितनी गौर से और प्यार से शांत दिमाग से सुन रही है मेरी ये तीनों माताएं, और मैं आई हूँ और छाती फाड़ फाड़ के जो कह रही हूँ उसे कोई सुनता ही नहीं। इस लड़की से मुझे जरूर ट्यूशन लेनी पड़ेगी। मुझे भविष्य में इसका जरूर उपयोग तो होगा ही, साथ में पोंगा भी मेरी मुट्ठी में हमेशा ही रहेगा। कुछ सीखो ना सीखो, ये काम तो इस लड़की से सीखना बेहद जरूरी है भाई, श्रुति ने मन ही मन में कहा। अब श्रुति की बारी थी कि अपना जलवा अपनी तीनों माताओं के सामने दिखाए। श्रुति ने रोते हुए नाटक और नौटंकी करते हुए कहा, इकलौती लड़की 7 समंदर पार जा रही है, इस बात का जरा तो अफसोस करिए आप तीनों लोग। मुझे इस एहसास से ही इतना रोना आ रहा है कि मैं आप लोगों से दूर हो जाऊंगी। फिर मेरी ये बकवास बातें आपको कहाँ सुनने को मिलेंगी मम्मी और चाची। आप रिया नागपुर में है तो उसे दिन भर में 100 दफा याद कर लेती हैं। मैं तो यूएस में होंगी और इंटरनेशनल कॉल तो आप लोग करने से रहे। आप लोगों को तो पता है कि बाहर देश में कॉल करने में कितना फोन का बिल आता है। आप लोग तो रोज मेरे कॉल का इंतजार करेंगे। मैं तो रोज रात को आपको याद करके बात कर भी लूंगी, लेकिन क्या आपके करीब रहूंगी भला? आप तो मुझे इतना मिस करेंगी मामी, क्योंकि शादी के पहले के 2 साल तो मैंने आपके साथ ही बिताए हैं ना। श्रुति ने रोना शुरू किया। हाय मेरी बच्ची, इतने दूर जा रही है मेरी बेटी, हम तो यही है ना मुंबई में, मामी ने रोते हुए कहा। मैं तो कहूंगी कि तू चिंता काहे की करती है बिटिया, हम अगर चाहें तो यूएस भी आ जाएंगे तुझे मिलने। तेरी एक कॉल का इंतजार तो रहेगा हमें। इधर तूने कॉल किया और उधर हम बैठ गए प्लेन में। तुझे चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है री। रही बात तेरी मम्मी और चाची की, तो कानपुर में कौन इंतजार कर रहा है? बेटी से ज्यादा जरूरी और कोई चीज है भला? महीने भर भी रुकने की जरूरत पड़े तो रुक जाएंगे ये लोग। इसकी चिंता तुम काहे कर रही हो? ये जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी इन सबको। तू बस अभी नहीं तो शाम से ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ आ जा श्रुति। कुछ दिन हम सबके साथ यहाँ रहकर कुछ वक्त गुजार ले जाने से पहले। ये भी तो तेरा मायका ही है ना? क्यों जीजी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ, कितना भी चिढ़ जाऊं इस पगलेट लड़की पर, जिगर का टुकड़ा तो यही है ना। माँ की भी आंखों में आंसू थे। ये मेरे जिगर का वो टुकड़ा है जो हर पल मुझे हार्ट अटैक देने में बचपन से ही तैयार रहती है। कितने ही झटके दिए हैं इस लड़की ने मुझे अब तक, और आगे भी देती रहेगी पागल। आ गले लग जा मेरे, और सही कहती है मामी तेरी, तू आज से ही आकर रह ले हमारे साथ और कुछ दिन गुजार हमारे साथ। बिल्कुल सही कहा है तेरी माँ ने आज, और तू ऐसा मत सोच कि कोई तुझे प्यार नहीं करता है। हम सब यहीं ठहर जाएंगे तेरे लिए, और जैसे रिया को नागपुर के लिए विदा किया था वैसे ही तुझे भी कर देंगे। क्यों, अब तो ठीक है ना? चाची ने कहा। ये हुई ना बात, आप लोग इतनी जल्दी पलट जाएंगे इसका मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 3 चीयर्स टू तीनों मम्मियों को। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। सबने एक साथ एक दूसरे को गले लगा लिया। सबको ऐसे खिलखिलाते हुए देख वहाँ साहिल भी आ गया। जरूर साहिल को पलक नहीं बुलाया होगा, ये बात तो पक्की थी। क्या बात है भाई, कितना शोर मचाया हुआ है घर में, बाहर तक आवाजें आ रही हैं आप तीनों के हंसने की। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। बात ही ऐसी है भाई, मैं जा रही हूँ तेरे भातों के साथ यूएस अगले कुछ दिनों में। बस अब तुम भी खुश हो जाओ कि मुझसे तुम्हें छुटकारा मिलेगा भाई। श्रुति ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तू ऐसी मुसीबत है ना श्रुति, जो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़े। तू तो सपने में भी आती है तो आफत लेकर आती है मेरी जान। अब तू जा ही रही है तो यहाँ जरा पूजा और हवन कर ले, ताकि वहाँ के लोग खुश और सुरक्षित रहें। मुझे तुझसे ज्यादा तो वहाँ के लोगों की चिंता हो रही है बे। कैसे जिएंगे वो लोग जब ये जोम्बी वहाँ जाकर उनका खून पिएगी? साहिल ने मजाक किया।
हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक और मौज लूट लो, लेकिन फिलहाल जो तुम्हारा खून पीने के लिए आतुर है उससे तो मिल लो जरा। तुम्हारी डायन ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रही है। श्रुति ने इशारा करते हुए उसे ऊपर भेजा जहाँ पलक उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ किचन में सब लेडीज शाम के खाने की तैयारियों में लगी हुई थी। आज जमाई जी को भी खाने पर बुला लेते हैं ताकि वो पलक को लेकर जाएंगे और श्रुति को यहीं रखने की परमिशन भी मांग लेंगे। माँ ने ये सुझाव बताया। ये ठीक कहा जीजी आपने, मैं अभी से तैयारियों में लग जाती हूँ और आप भैया जी से बोल दो कि ये बात कर ले अविनाश जी से, मामी ने कहा। हाँ हाँ, और श्रुति को भी बोल देती हूँ कि वो भी बात कर ले ताकि वो शाम को खाने पर आ जाएं। सब लेडीज खाने की तैयारियों में लग गईं और श्रुति इधर हॉल में अपने ही मजे में व्यस्त थी। श्रुति ने खुशी के मारे रिया को कॉल लगा दिया। हेलो श्रुति, बोल भला अब कौन मर गया उधर? रिया ने मजाक किया। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। श्रुति ने गाते हुए कहा। रुक जा ओ दिल दीवानी, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या जादू, खुशबू है या नशा, तू कहाँ चली मेरी जादू की पुड़ी? रिया ने भी गाकर उससे सवाल किया। रिया मेरी जान, मैं जा रही हूँ 7 समंदर पार अपने पिया के साथ, अकेले अकेले यूएस अगले हफ्ते। क्या बात कर रही है तू पाजी? हाय, सच्ची जा रही है तू? रिया ने खुशी से पूछा। हाँ हाँ, निकल रहे हैं, अगले हफ्ते है जाने को, और अभी फिलहाल मायके में हूँ और मजे ले रही हूँ, श्रुति ने कहा। ये तो बड़ी पलंग तोड़ बात कही तूने श्रुति, मैं बेहद खुश हूँ तेरे लिए, और जा जी ले अपनी जिंदगी मेरी सेनोरिटा। रिया ने मानो आशीर्वाद दिया। एक अजीब सा डर लग रहा है रिया, जो अब तक मैंने किसी को बताया नहीं। कौन सा डर? रिया ने पूछा। यही डर कि वहाँ मुझे ठीक ढंग से खाना खाने को तो मिलेगा ना। तू तो जानती है कि मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ बे। मैं पति बिना रह लूं, लेकिन स्वादिष्ट भोजन के बिना नहीं जी सकती। एक तो मुझे खाना ठीक से चाहिए, तो ही मैं ठीक से चल पाती हूँ। ऊपर से वहाँ मुझे वैसा ही राशन भी चाहिए ताकि मैं खुद खाना पका सकूं। ये रोज रोज ब्रेड और पिज्जा कौन खाएगा भला? श्रुति को ये अजीब सा डर सता रहा था। बस इतनी सी बात है, तू एक काम क्यों नहीं करती हरी? हफ्ता 10 दिन है ना तेरे पास, तो तू इन दिनों में महीने 2 महीने का खाना एक साथ खा ले। यही खाना फिर अगले 2 महीने तक तुझे बैटरी की तरह काम आएगा। तू अभी क्या शाम से ही डबल खाना खाना शुरू कर दे श्रुति, ताकि तू वहाँ भैंस की तरह अपने पेट में जमा कर सके। और तुझे एक्स्ट्रा खाना जमा करना है तो फिर अविनाश का पेट किस दिन काम आएगा भला? बचा हुआ खाना तो अविनाश के पेट में ठूस ले, ताकि वहाँ जाकर तू उसका पेट काट सके। रिया ने अपने ही मजाक पर बड़े ठहाके लगाए। उड़ा ले मजाक तू भी मेरा रिया, जाके श्राप देती हूँ तुझे कि तू इसी महीने में प्रेग्नेंट हो जाए। कोई खाना तुझे हजम ही ना हो, जो तू खाए वो तुझे उल्टी होकर बाहर निकल जाए। ऐसे ऐसे मूड स्विंग्स हो जाए तुझे ना, खाने से तेरा मन उड़ जाए और तू घास फूस पर ही जिए मेरी जान। हद तो तब हो जब तेरे अक्षय को पता चले कि उसने डबल इनिंग्स खेली है। तेरी सोनोग्राफी में पता चले कि तुम लोगों को ट्विंस होने वाले हो। अब तो सब कुछ डबल डबल हो जाएगा। तेरे लिए जितना कहा है वो सब डबल हो जाए और फिर मेरी आत्मा को चैन पड़े। श्रुति ने एक सांस में मानो उसे ये बात कह दी। हे हाय, तेरी जबान कभी कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकती क्या श्रुति? ऐसे कौन बोलता है भला, डायन कहीं की। एक तो पहले ही मेरे पीरियड मिस और लेट हो चुके हैं और तू ऊपर से ऐसा बोल रही है। मर जाए तू कहीं जाके, और तेरे साथ भी वैसा ही हो जैसा तू सोच रही है, रिया ने गुस्से से कहा। चल चिल मार तू, और अब खाने की बात निकाल कर मेरी भूख ना बढ़ा तू। तुझे कहती हूँ कि तुम दोनों भी फ्लाइट से एक दिन के लिए आ जाओ ना मुझे विदा करने के लिए। फिर पता नहीं हमारी कब मुलाकात हो। तू कहे तो मैं अक्षय जीजू से बात करूँ क्या? श्रुति ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ मेरे ससुराल वाले तुम लोगों ने दिए हुए गिफ्ट्स और नेक से ही इतना खुश हैं कि फूले नहीं समा रहे। मेरी सासू माँ तो कह रही थी कि श्रुति और उसके पति को 2 दिन के लिए नागपुर ही बुला ले। वो तो हमें लगा कि तुम्हारी तैयारियां अभी बाकी होंगी। मैं अगर घर में मुंबई आने की बात कहूँ तो कोई मना तो नहीं करेगा। बस अक्षय के हॉस्पिटल के ऑपरेशन और मीटिंग्स देखकर ही आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। बस तू कब जा रही है? इसका चार्ट भेज दे।
ताकि मैं अभी से इनको मस्का लगाना शुरू कर दूं। एक दिन पहले तो जरूर आ धमकेंगे तुम सबसे मिलने। रिया ने हामी भरते हुए कहा। काफी देर तक दोनों सहेलियां बातें करती रहीं। इधर रात होते आई थी और खाने पर सब लोग अविनाश का इंतजार कर रहे थे। अविनाश ऑफिस से निकल पड़ा श्रुति के मामा के घर की ओर आने के लिए। वो भी आज काफी खुश था क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स पास हो चुके थे और एयर टिकट 2-4 दिन में ही आ जाने थे। श्रुति को ये खुशखबरी वो सबसे पहले देना चाहता था। फिर उसने सोचा कि वहाँ ये गुड न्यूज देने से अच्छा है कि घर जाकर बेडरूम में उसे बाहों में लेकर वो ये खुशखबरी उसे सुनाएगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि अविनाश को श्रुति पर प्यार उमड़ आ रहा था। उसे आज की रात को और रोमांटिक बनाने के ट्रिक्स सूझ रहे थे। वो इस बात से अनजान था कि खाना खाने के बाद श्रुति उसके साथ आने से रही। वो तो हफ्ता भर मायके रहने वाली थी और इससे जो उपवास होने वाले थे वो अविनाश के होने वाले थे। पूरी रात मानो अविनाश ने करवट बदलते हुए रात काटी। पलक से भी घर आते हुए उसने सीधे मुंह बात नहीं की। पलक को तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बस इतना पता था कि फिर एक झटका आ गया होगा उसके भाई को। रात को श्रुति के इतने मैसेज और फोन आने के बावजूद भी अविनाश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। अविनाश को गुस्सा ही ऐसा आया था अपनी बीवी पर, लेकिन वो भी क्या करता। अपने स्वभाव के अनुसार उसे वक्त ही लगता था ना नॉर्मल होने में। इधर सुबह होते ही किसी बहाने से श्रुति कोई बहाना बनाकर मायके से ससुराल आ जाती है। सुबह सुबह अविनाश बिना कुछ खाए पिए ऑफिस निकल चुका है। सासू माँ जब श्रुति को घर आते देखती है तो बेहद खुश हो जाती है। श्रुति रिया के प्लान के अनुसार सुबह सुबह किचन में जाकर अपने हाथों से नाश्ता बनाकर उसके ऑफिस चलने को रेडी हो जाती है। नाश्ता श्रुति सबके लिए बनाती है और अपनी सासू माँ को दिन भर का अविनाश को मनाने का प्लान भी जिक्र करती है। सासू माँ इसी बात से खुश होती है कि उनके बहू को उनके बेटे की काफी चिंता है। पलक को ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। वो नाश्ता करते समय ये बात श्रुति से कह ही देती है। भाभी, आप भी क्या कोई मेलोड्रामा के सीरियल की तरह अपने पति के दिल का रास्ता उनके पेट से ढूंढने जा रही हो? आप जानती है ना ये प्लान काफी घिसा पिटा और पुराना हो चुका है। आप सुबह इतनी जल्दी जल्दी घर आकर यहाँ पर नाश्ता बनाकर सबको खिलाकर अब भैया के लिए भी खाना लेके जाएंगी। आप जानती है ना कि भैया की कंपनी में ये नौटंकी बिल्कुल नहीं चलती है। उनकी मल्टीनेशनल कंपनी है और वहाँ ऐसे सीधे सीधे आपको थोड़े ही जाने को मिलेगा। जिस किसी ने भी आपको ये आइडिया दिया है ना वो एकदम बकवास है। हाँ, लेकिन ये नाश्ता भाभी एक नंबर बना हुआ है। इसके लिए मैं आपको फुल मार्क्स देने को तैयार हूँ। हाँ, पलक ने खाते हुए कहा। श्रुति जो सुबह से इतनी मेहनत में लगी हुई थी वो एकदम से नाराज हो गई। रिया ने तो अपने ससुराल में जाकर अपने पति को पटाने में भला पीएचडी कर रखी है। अगर उसने ये प्लान बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। इतना भरोसा तो मैं रख ही सकती हूँ ना अपनी दोस्त पर। लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया तो क्या करूँ? उसके लिए बैकअप प्लान तो मैंने पूछा ही नहीं। अभी कॉल करूँ क्या रिया को बैकअप प्लान पूछने के लिए, या फिर उसी प्लान को जारी रखूं? श्रुति अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तू चिंता मत कर मेरी प्यारी बहू, तू जो कर रही है ना वो बिल्कुल ठीक कर रही है। आदमी अब का हो या 30 साल पुराना, लेकिन ये उपाय सब पर, खासकर पतियों पर तो खासम खास सक्सेस होता है। जा बेटा जा, ये नाश्ता लेकर जा तू ऑफिस, तेरी जीत होकर ही रहेगी। सासू माँ ने उसे समझाया। श्रुति को अब डबल हिम्मत मिल तो गई थी, लेकिन साथ ही कुछ याद भी आ गया। एक बात तो मैं बताना ही भूल गई पलक यार तुझे। श्रुति ने पलक की ओर देखा। क्या भाभी? पलक ने खाते हुए कहा। वो ये है कि पापा सोच रहे हैं कि अब हमारे जाने तक अगर मम्मी पापा यहाँ मुंबई में रहे कुछ दिनों के लिए तो किसी न किसी को तो कानपुर जाना ही होगा। फिर सबने मिलकर बलि का बकरा बनाया है, किसको पता है? श्रुति ने पहली डाली। किसको भाभी? पलक अब भी बिंदास थी। हमारे सबसे प्यारे भैया साहिल को। वो एक अकेला ही तो खाली पीली बैठा है ना मुंबई में, और कर भी क्या रहा है। पापा चाहते हैं कि वो कानपुर चले जाएं और हमारे जाने से 2 दिन पहले हमें मिलने आ जाएं। मैंने तो बेहद समझाया कि मत भेजो मेरे भाई को, लेकिन मेरी सुनता कौन है वहाँ। मेरे कहने पर थोड़े ही रुके हैं वो लोग तो अपनी प्यारी बहू के कहने पर ठहरे हुए हैं। अब साहिल शायद आज शाम को ही निकल ले कानपुर। जाकर जी लो अपनी जिंदगी पलक,
और हो सके तो रोक लो अपने मंगेतर को। मैं भी तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी मदद करती, लेकिन अब मुझे यहाँ अपने सो कॉल्ड पति को संभालना है ना। मैं जाती हूँ ऑफिस को और तुम यहाँ मम्मी जी को बिठाकर साहिल को कैसे रोका जाए ये सोचो। पलक को मानो 440 वोल्ट का झटका लग चुका हो। झट खाना छोड़ वो अपने फोन को लेने दौड़ पड़ी अपने कमरे की ओर। श्रुति ने टिफिन तैयार कर निकल ली घर से ऑफिस की ओर। ऑफिस के बाहर से ही श्रुति ने अविनाश को फोन लगाया। अविनाश ने इस बार जल्दबाजी में फोन उठा ही लिया। क्या है श्रुति, बेहद काम है मुझे, जल्दी बोलो जो बोलना है, अविनाश ने पूछा। मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर से बोल रही हूँ अविनाश, अगर आप 10-15 मिनट के लिए बाहर नहीं आए तो शायद मैं ऑफिस के अंदर चली आऊंगी। अब सोचो कि आपको क्या करना है, श्रुति ने कह दिया। नहीं, बिल्कुल ऑफिस में आकर कोई तमाशा मत करना मेरी माँ, मैं आता हूँ ऑफिस के बाहर और मिलता हूँ तुमसे, अविनाश ने उसे वहीं रोका। श्रुति ऑफिस के बाहर के होटल में बैठकर अविनाश का इंतजार कर रही थी। अविनाश 10 मिनट में बाहर आ गया, लेकिन अभी भी उसका मूड उखड़ा हुआ ही था। श्रुति टेबल पर बैठकर उसी का इंतजार कर रही थी। क्या है श्रुति, क्यों आई हो अब यहाँ, अविनाश ने पूछा। मैं तुम्हारी याद में नहीं आ सकती क्या यहाँ? रात से गुब्बारे की तरफ फूले बैठे हुए हो मुझ पर, और हद तो ये हुई कि मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हो। अब ऐसे जलबिन मछली को तड़पता छोड़ोगे तो मछली भला कैसे जिएगी? अब ये मत पूछो कि मछली कौन है, मैं हूँ मछली और तुम मेरे समंदर हो, श्रुति ने शर्माते हुए कहा। ये बातें, और वो भी बकवास की बातें करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है श्रुति? नाना, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है अभी तक। आशा करती हूँ कि आपने भी कुछ खाया नहीं होगा सुबह से, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर यहीं कुछ खा ले और साथ में कुछ बातें भी कर ले। देखो, मना मत करना, क्योंकि आगे चलकर मैं तुमसे कल के लिए माफी भी मांगना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो कि बिना खाए पिए मेरा दिमाग नहीं चलता, इसलिए थोड़ा पेट्रोल डलवा दो तुम मेरे पेट में और मेरा माफीनामा भी सुन लेना। तुम भी खाया करो यार, और इस गरीब को भी कुछ खाने दो, श्रुति ने बड़े प्यार से कहा। ऐसे तरीके से और इतने प्यार से शायद पहली बार श्रुति अविनाश से बात कर रही थी। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से अविनाश को पिघलने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसका सॉरी बोलने से ही मानो अविनाश का ईगो ठंडा हो चुका था। वो भी शांत से वहीं टेबल पर बैठ गया और शांति से घर का बनाया हुआ नाश्ता खाने में लग गया। आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, देखो तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। वैसे यहाँ बैठने के लिए यहाँ का भी थोड़ा खाना ऑर्डर दे दिया है, लेकिन आप चिंता न करें, वो खाना मैं खा लूंगी। तुम तो घर का शुद्ध देसी खाना ही खाओ यार, श्रुति ने बड़ी ही सादगी से कहा। आज तुम थोड़ी बदली बदली सी नहीं लग रही हो क्या श्रुति? तुम्हें ऐसा देखने की आदत नहीं है ना यार। मुझे अब तुमसे न जाने क्यों बड़ा डर सा लगने लगा है। मुझे तो लगा था कि मैंने कल रात को तुम्हारा फोन नहीं उठाया तो तुम घर सर पर ले लोगी। तुम अब मुझसे सीधे एयरपोर्ट पर ही बात करोगी, वो भी सीधे मुंह बात न करते हुए गुस्से में होगी। लेकिन ये अभी मेरे सामने खड़ी है, वो क्या वाकई में मेरी ही बीवी है? अविनाश ने सीधी बात की। हाँ, अब प्यार होने लगा है तुमसे तो ये क्या करे? कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना। मुझे तुम्हारे प्यार के लिए ये सब करना पड़ा है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे रूठ के कहीं जाकर बैठ जाओ। मुझे तुम्हारी चिंता है, ना कि मेरे गुस्से की। मुझे तुम ज्यादा पसंद हो और मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती। अब हमें विदेश जाकर बस दोनों को ही एक दूसरे के साथ रहना है। वहां जाकर थोड़े ही ऐसा गुस्सा कर सकते हैं। तुम मेरी पहली प्रायोरिटी रहोगे और रहते हो। अब सॉरी बोलती हूँ तुमसे कल रात के लिए और चाहती हूँ कि अब हम झगड़े ना। आज मैं घर पर रात को तुम्हारा इंतजार करूंगी, हमारे घर पर। नहीं तो पता चला कि तुम अपने ससुराल और मैं अपने ससुराल में पड़ी हूँ। शाम को घर जल्दी आ जाना ताकि आगे का सरप्राइज तुम्हें मैं दे सकूं। मेरे हाथ का खाना खत्म किया इसलिए तुमसे थैंक यू कहना चाहती हूँ, श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा। अविनाश ने अकेले ही सारा का सारा नाश्ता खत्म कर दिया था। अविनाश काफी खुश था और उसका गुस्सा कहाँ के कहाँ गुल हो चुका था। श्रुति से विदा ले अविनाश ऑफिस की ओर निकला। अविनाश अब रात के इंतजार में था। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि श्रुति आज उसे इस तरह सरप्राइज देकर उसका दिल जीत लेगी। उसने सोचा कि शाम को घर जाते हुए ऐसे खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। मुझे भी श्रुति के लिए कुछ लेकर जाना होगा ताकि उसे भी अच्छा लगे। शाम के इंतजार में दोनों प्रेमी लगे हुए थे।
इधर श्रुति ने अपने बेडरूम को पहली सुहागरात की तरह सजाया था। पूरे रूम में बलून्स, वो भी दिल की शेप के, और जगह जगह कैंडल्स लगा रखे थे। रूम का मानो हुलिया ही बदल गया था। श्रुति खास तैयारी के साथ मानो अविनाश को हर वो खुशी देने को दिल से तैयार थी। अविनाश ने भी ऑफिस से निकलने से पहले श्रुति के लिए फ्लावर्स खरीदे। उसे खरीदकर उसने कुछ चॉकलेट्स और एक प्यारा सा टेडी बियर भी ले लिया, मानो वैलेंटाइन की रात हो दोनों के लिए। आज रात को सारे गिले शिकवे दूर हो जाने थे। अविनाश ने एक बार फिर खुद से याद किया कि कहीं आने वाले दिन या फिर आज के दिन कहीं श्रुति के पीरियड्स तो नहीं आने वाले ना। लेकिन फिर उसे तसल्ली हो गई कि अभी टाइम है उसके पीरियड्स को। अब पूरे मन से अविनाश तैयार था श्रुति से मिलने के लिए। रात को भी वही हुआ जिसका उन दोनों को इंतजार था। दोनों एक दूसरे के रूम में ऐसे खो गए जैसे कि उनकी वो पहली रात हो। श्रुति भी अजब गजब के मूड में थी और उसे परवान चढ़ाने के लिए अविनाश मानो तैयार बैठा था। सुबह की तकरार कब इजहार में बदलकर प्यार के रंग में बदल गई, इसका दोनों को भी पता नहीं चला। दोनों खो चुके एक दूसरे की आगोश में इस कदर कि किसी की भी परवाह नहीं थी। शायद इसी को प्यार कहा जाता है। इन दोनों की तो नैया पार लग गई थी और उसका सारा का सारा श्रेय शायद रिया को जाता होगा। लेकिन आगे की मुसीबत ये थी कि साहिल कानपुर के लिए रवाना हो चुका था। इसका गुस्सा और कहीं न कहीं मनमुटाव पलक के मन में था, क्योंकि उसे रोकने के लिए शायद उस वक्त उसके पास ना तो अविनाश था और ना ही श्रुति। और ये ऐसा पलक को नजरअंदाज करना आगे जाकर उन दोनों पर काफी भारी पड़ने वाला था। पलक अब जब फट पड़ेगी बिना साहिल के तो क्या तूफान लाएगी। इसका फटना जब दोनों को पता चलेगा तो ये दोनों कैसे इससे बचेंगे। दोनों को अब जल्द से जल्द विदेश जाने के लिए निकलना है। इसके लिए दोनों की सारी तैयारियां तक हो चुकी है। लेकिन इतनी आसानी से इन्हें विदा मिलेगी सबसे, या फिर कोई और ट्विस्ट आना बाकी है इन दोनों की जिंदगी में, ये तो आने वाले भाग में ही आपको पता चलेगा। तो आपको कहीं नहीं जाना है और बने रहना है मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।